नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है साथियों। हम चल रहे हैं बेसिकली यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र पर। तो हम किसका अध्ययन कर रहे हैं ये तो मैं आपको बताता ही हूँ। तो हमारा आज मेन उद्देश्य है एनटीए यूजीसी नेट, एनटीए नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र पर हम चर्चा करेंगे। नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र पर हम चर्चा करेंगे। उसके प्रथम प्रश्न पत्र में भी प्रथम यूनिट है, पहली यूनिट है। कौन सी यूनिट है? फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में भी एक टॉपिक है, उसमें है व्यक्तिक भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो उस पर चर्चा करेंगे, व्यक्तिक भिन्नताओं पर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है इस पर चर्चा करेंगे। आज हमारा मेन टारगेट साथियों इस पर चर्चा करना होगा। अब वैसे ही व्यक्तिक भिन्नताओं वाला टॉपिक जो है कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से संबंधित है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और ये सिर्फ यूजीसी नेट में जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। चाहे किसी प्रकार के शिक्षक की भर्ती हो, उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती परीक्षा में, हर राज्य की परीक्षा में इस पर जो सामान्य प्रश्न पत्र रहता है उसमें ये टॉपिक जोड़ा जाता है। लेकिन हम धीरे धीरे सने सने पढ़ेंगे कि सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिक भिन्नताएं क्या होती हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि व्यक्तिक भिन्नताओं का अर्थ क्या है। भिन्नता का अर्थ देखो साथियों, हर व्यक्ति में देखा जाए, समाज में अनेक प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, उनमें विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग रूप, रंग, रुचि के आधार पर, स्वाद के आधार पर, स्वभाव के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। किसके आधार पर? रंग रूप के आधार पर, रुचि के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, वातावरण के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन भिन्नताओं का ही हम अध्ययन करते हैं व्यक्तिक भिन्नताओं में। अब आप कहेंगे क्यों अध्ययन करते हैं? अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि साथियों आप जानते हैं जो अधिगम करता रहता है, अधिगम करता की भी में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। अधिगम करता का मतलब है लर्नर, विद्यार्थी। विद्यार्थी में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। अधिगमकर्ता में क्या पाई जाती है? भिन्नताएं। अब जैसी अधिगमकर्ता की भिन्नताएं हैं, उनकी परिस्थितियां हैं, हमें उसी के अनुरूप कहीं ना कहीं अध्यापन का कार्य करना चाहिए, शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए। तभी जैसे सिंपल है, देखा जाए तो अधिगमकर्ता की स्थिति आयु के अनुसार अलग अलग रहती है। बाल्यावस्था है या वो किशोरावस्था से संबंधित है या वो प्रौढ़ावस्था में है, तो इसके लिए विधि अलग होगी, पाठ्यक्रम अलग होगा। अगर अधिगमकर्ता की भी बुद्धि वाला है, सुपीरियर बुद्धि वाला है या एवरेज है, उसके अनुरूप भी पाठ्यक्रम और विधि अलग अलग होनी चाहिए। इसी प्रकार से रुचि किस में रखता है, वो रुचि ज्ञान में ज्यादा रखता है कि तर्क में रखता है, तो रुचि के अनुरूप भी क्या है, उसका पाठ्यक्रम अलग अलग होना चाहिए। वातावरण किस प्रकार के वातावरण में है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से है कि शहरी पृष्ठभूमि से है, उसके अनुरूप भी क्या है, पाठ्यक्रम और विधि अलग अलग। अगर व्यक्तित्व किस प्रकार का है, शांत स्वभाव का है, चिड़चिड़ा है, या वास्तव में ललाट लगाकर वो कहीं ना कहीं देखने वाला है, तो ये भी देखना है कि किस प्रकार का व्यक्तित्व है, तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करता है या बहुत लेट प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उसकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की है, तो उसी के अनुरूप कहीं ना कहीं हमारी शिक्षण विधियां और पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसलिए व्यक्तिक भिन्नताओं का विशेष रूप से महत्व है मनोविज्ञान के अंदर और शिक्षा के जगत में जब तक हम व्यक्तिक भिन्नताएं नहीं जानेंगे तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि विद्यार्थी किस श्रेणी का है। सबसे पहले हमें विद्यार्थी का श्रेणी निर्धारित करनी होगी, फिर उसी के अनुरूप हमें पाठ्यक्रम बनाना होगा, उसी के अनुरूप हमें कहीं ना कहीं शिक्षण विधि का भी निर्धारण करना होगा। इसलिए व्यक्तिक भिन्नताओं का विशेष महत्व शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक के लिए तो विशेष महत्व है।
तो इसलिए एक शिक्षक के प्रोग्राम में, शिक्षक की भर्ती में ये टॉपिक हमेशा रहता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा से चलते हैं कि व्यक्तिक भिन्नता की परिभाषा क्या है। तो मैंने बताया कि वास्तव में रंग, रूप, रुचि के आधार पर, जो वातावरण के आधार पर, लिंग, आयु के आधार पर जो विद्यार्थियों में भिन्नताएं पाई जाती हैं, उसी को हम व्यक्तिक भिन्नताएं कहते हैं। व्यक्तियों में भिन्नताएं पाई जाती है, उसी को कहते हैं व्यक्तिक भिन्नताएं। इस प्रकार की परिभाषा, व्यक्तिक भिन्नता की परिभाषा मनोविज्ञान में दो विद्वान देते हैं, दोनों का ध्यान रखना है। एक स्किनर, स्किनर क्या कहते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है साथियों। स्किनर महोदय कहते हैं कि बेसिकली व्यक्तिक भिन्नताओं में से हमारा तात्पर्य उन सभी व्यक्तित्व की भिन्नताएं हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मापन। तो बेसिकली स्किनर महोदय क्या कहते हैं कि व्यक्तिक भिन्नताओं से तात्पर्य उन सभी व्यक्ति की भिन्नताओं से है जिनका हम मापन में मूल्यांकन कर सकते हैं। अब ये परिभाषा किसकी है, थोड़ा सा फैक्चुअल है, आपको ध्यान रखना है। तो ये स्किनर महोदय की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा एक इंपॉर्टेंट और है, मैंने सिंपल अर्थ तो बता दिया कि अधिगमकर्ता में भिन्नताएं ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन स्किनर महोदय कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं का तात्पर्य उन सभी भिन्नताओं से है, व्यक्ति की भिन्नताओं से है जिनका हम मापन मूल्यांकन कर सकते हैं। तो स्किनर के साथ टाइलर महोदय भी कहते हैं, टाइलर महोदय कहते हैं कि रंग, रूप, रुचि, बुद्धि के आधार पर व्यक्तियों में जो भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, उसे ही हम व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। ऐसा टाइलर महोदय कहते हैं। तो ये दोनों परिभाषाएं अगर आपको याद रहेंगी तो आपके क्वेश्चन भी होना शुरू हो जाएंगे। इसमें आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है साथियों, लेकिन ध्यान रखना है। अब व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टाइप क्या है, हम उस पर चर्चा करते हैं। आइए साथियों, मैं पहले आपको व्हाइट बोर्ड से समझाता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको पीपीटी के माध्यम से भी, पीडीएफ के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन साथियों एक साथ इस टॉपिक को समझने की कोशिश करना, तो आपको आसानी से समझ आएगा। यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में फर्स्ट पेपर में बहुत आसानी से हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो पहले भी मैंने बताया था, तो आपको पिछले वर्ष तो मेरी जो वीडियो थी वो सिंपल व्हाइट बोर्ड पर थी, इसलिए मैंने यूट्यूब से हटा दी। लेकिन इस बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बेहतर गुणात्मक रूप से आपको मैं अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकूं। ये मेरा टारगेट है, ताकि आपको जेआरएफ उत्तीर्ण करने में थोड़ी सी भी परेशानी का अनुभव ना हो और इस पेपर में आप आसानी से 40 प्लस नंबर या प्रश्न हल कर सकें। मेरा उद्देश्य यही है। अब साथियों चलते हैं हम अगले चीज पर कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार क्या हैं। भिन्नताओं के प्रकार, भिन्नताओं के प्रकार कई प्रकार हैं। बेसिकली वो टाइप देखते हैं कि एक तो है सामाजिक पारिवारिक वातावरण के आधार पर भिन्नता, कि हर व्यक्ति का जो सामाजिक वातावरण है, पारिवारिक वातावरण है, अलग अलग होता है। उसी के अनुरूप व्यक्ति में भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। कोई उच्च सामाजिक पृष्ठभूमि से है, पश्चिमीकृत संस्कृति से है, कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, परिवार है वो क्या कार्य करता है, कि वास्तव में उसका शिक्षा का कार्य है या व्यवसाय है, इस पर भी काफी हद तक प्रभाव पड़ता है। परिवार में झगड़े होते हैं कि शांति होते हैं, तो बच्चे का स्वभाव भी वैसा रहता है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताएं कहीं ना कहीं सामाजिक पारिवारिक वातावरण के अनुरूप भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो पहला जो प्रकार है व्यक्ति भिन्नता का क्या है? सामाजिक पारिवारिक वातावरण से संबंधित भिन्नताएं। दूसरा है आयु के आधार पर भिन्नताएं। आयु के आधार पर भी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं साथियों, कि मैंने कहा बाल्यावस्था में हमारा दिमाग अलग रूप से विकसित रहता है, किशोरावस्था में अलग और प्रौढ़ावस्था में अलग। तो उसमें भी व्यक्तिगत भिन्नताएं मिलती हैं, इसलिए हर क्लास के पाठ्यक्रम को उसी के अनुरूप बनाया जाता है। अगर आप देखते हैं बाल्यावस्था के पाठ्यक्रम में चित्र और छोटी बातें अलग रहती हैं,
किशोरावस्था में कुछ फैक्चुअल रहता है, और उसके बाद जो है कि जैसे प्रौढ़ावस्था में आते हैं तो मानसिक सोच वाला आप स्वतः पढ़ सकें, और साथ में गहन अध्ययन और सूक्ष्म अध्ययन पर ज्यादा बल दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आयु के अनुरूप भी बेसिकली क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं दिखने को मिलती हैं। कि बाल्यावस्था में व्यक्ति सहज रहता है, किशोरावस्था में क्या है, कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, प्रौढ़ावस्था में वो सुनता भी है और सहजता के साथ गहन अध्ययन के बाद ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन करता है। तो ये आयु के अनुरूप भी व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। फिर लिंग के आधार पर भी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, कि स्त्री पुरुष में भी कहीं ना कहीं जो है प्रकृति के अनुरूप कुछ ना कुछ भिन्नताएं मिलती हैं। जैसे कहते हैं कि महिलाओं में इमोशनल इंटेलिजेंस जो अधिक रहता है, वो भावनाओं के आधार पर कहीं ना कहीं अपना नियंत्रण भी कर लेती हैं और भावनाओं के अनुरूप कार्य भी करती हैं। तो ये बेसिकली ज्यादा व्यक्तिगत भिन्नता कहीं ना कहीं लिंग के आधार पर भी देखने को मिलती है। अब लिंग के बाद साथियों हम आगे आते हैं, अगली भिन्नता के आधार पर देखते हैं, तो शैक्षणिक वातावरण के आधार पर भी भिन्नता। अब स्कूल में वातावरण कैसा है ये भी निर्भर करता है कि भाई आपके स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं, उसी के अनुरूप कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। अब कई बच्चे बेचारे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो उनका वातावरण भी अलग अलग प्रकार का रहता है। ग्रामीण और शहरी स्कूल का वातावरण भी अलग, उसी के अनुरूप उसका कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का विकास भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्तिक जो भिन्नता है तो विभिन्न प्रकार से देखने को मिलती हैं। फिर बुद्धि के आधार पर भी, अब बुद्धि का लेवल क्या है, कि बेसिकली ये भी इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, अगर हायर लेवल है कि लो लेवल है, उसके हिसाब से भी कि आप सुपीरियर हैं, जीनियस हैं, एवरेज हैं, या एवरेज से अधिक हैं, या मंद बुद्धि में आते हैं, तो ये भी बेसिकली है। फिर उसके बाद जो अगला है प्रवृत्ति के आधार पर भी है, कि आप आपराधिक प्रकृति के हैं या शांत स्वभाव के हैं, तो उसके आधार पर भी कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं जो है आप में व्यक्तित्व भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथियों जो है कि व्यक्तित्व के आधार पर भी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। व्यक्तित्व के आधार पर भिन्नताएं क्या होती हैं, आप अंतर्मुखी हैं या बाह्यमुखी हैं। अब कुछ बच्चे जो होते हैं अंतर्मुखी होते हैं, सवाल का जवाब आसानी से नहीं देते, कुछ बहिर्मुखी होते हैं, हर बात कह देते हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि हम कि व्यक्तित्व के आधार पर भी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो मैंने इतने प्रकार बताए व्यक्तिगत भिन्नताओं के, सामाजिक पारिवारिक वातावरण के आधार पर, आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, शैक्षणिक वातावरण के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर। तो इस तरीके से देखा जाए तो अनेक प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नताएं हमारे यहाँ देखने को मिलती हैं। तो सामाजिक वातावरण वाली भी ध्यान रखना है। इसके बाद साथियों हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, कि कारण क्या है व्यक्तिगत भिन्नताओं के, ये भी ध्यान रखना है। तो कारण क्या क्या है व्यक्तिगत भिन्नताओं के, कारण में भी बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। कारण में दो तो बेसिकली बेस मानते हैं, वंशानुक्रमण और वातावरण, ये दो तो लेना ही है। कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण क्या होते हैं, भाई वंश का भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, कि भाई माता पिता किस प्रकार के हैं, स्वस्थ हैं बीमार हैं, तो बच्चे के अंदर भी वो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, कई बीमारियां आनुवंशिक भी होती हैं। फिर उसका वातावरण कैसा है, ये भी कहीं ना कहीं उसका देखा जाए, जीवन में वातावरण कैसे रहा है। अगर आपराधिक वातावरण में रहा तो अपराध सीखता है, लड़ाई झगड़े वाले वातावरण में रहा है तो वही ज्यादा सीखता है, और शांत वातावरण में रहा है, कहीं सोचने से तार्किक क्षमता वाले वातावरण में रहा है, तो उसी के अनुरूप उसका वो भी विकास होता है। फिर उसके बाद आयु है, बुद्धि की आयु बढ़ने के साथ और बुद्धि बढ़ने के साथ भी व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ये भी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भिन्नता का कारण बनता है। इसके अलावा परिपक्वता, परिपक्वता मैच्योरिटी कितनी आती है कितनी नहीं आती है, कब आती है, ये भी है। ये भी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भिन्नता का कारण बनती है। तो इस प्रकार से अनेक कारणों की हमने चर्चा भी की है। आगे हम चलते हैं कि मापक क्या क्या हैं आईडी के, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के मापक क्या हैं, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के मापक। साथियों इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, कि व्यक्तिगत भिन्नता के मापक क्या क्या हैं। मेजरमेंट ऑफ आईडी, तो ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे मापक हैं हमारे यहाँ। अब साइकोलॉजी में तो सारे के सारे आपको ध्यान भी रखने चाहिए, कि व्यक्तिगत भिन्नता के मापक क्या हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस के मेजरमेंट क्या क्या हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले साथियों जो मापक आता है बुद्धि परीक्षण, आईटी। इसको कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट।
आईटी, इंटेलिजेंस टेस्ट। मैंने आईटी लिख दिया तो आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि मैंने बुद्धि परीक्षण लिखा तो आप इसको डर जाएं। इसके बारे में चर्चा करते हैं अल्फ्रेड बिन्ने। कौन चर्चा करते हैं? अल्फ्रेड बिन्ने। ये विद्वान थे, इन्होंने बेसिकली बुद्धि परीक्षण परीक्षण का अध्ययन किया था और बुद्धि परीक्षण के आधार पर बताया था कि किस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन्होंने ही 1908 में मानसिक आयु की संकल्पना दी थी। तो उन्होंने बताया एक तो शारीरिक आयु होती है, एक मानसिक आयु होती है, मेंटल एज, और मानसिक आयु के आधार पर भिन्नताएं देखने को मिलती हैं साथ साथ। क्योंकि कुछ बच्चे तो क्या है, कुछ व्यक्ति तो क्या है कि 10 साल के होते हैं लेकिन उनमें बुद्धि का जो विकास हो जाता है 20 साल के समान होता है। कई लोग बहुत उम्र में बड़े हो जाते हैं, 50 साल के भी हो जाते हैं, फिर भी 10-12 साल के बच्चे की तरह सोचते हैं। तो ये मानसिक आयु है। मानसिक आयु बौद्धिक विकास किस स्तर का है। तो वास्तव में कईयों का छोटी उम्र में ही बड़ों जैसा व्यवहार करते हैं, इसका मतलब उनकी मानसिक आयु अधिक है। तो अल्फ्रेड बिन्ने ने ही बेसिकली आईटी के बारे में बताया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है बुद्धि लब्धि। दूसरा मापक, पहला मापक मैंने आपको बताया बुद्धि प्रत्यक्षण परीक्षण, दूसरा है बुद्धि लब्धि। हिंदी में बुद्धि लब्धि कहते हैं और अंग्रेजी में इंटेलिजेंस क्वोटिएंट कहते हैं, आईक्यू। आईक्यू का नाम आपने सुना होगा। तो इस पर किसने अध्ययन किया है? टर्मन महोदय ने अध्ययन किया था। किसने अध्ययन किया था? टर्मन महोदय ने। टर्मन महोदय थे, उन्होंने आईक्यू का सूत्र दिया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उन्होंने क्या सूत्र दिया था वो भी आपको ध्यान रखना है कि आईक्यू का क्या सूत्र दिया। उन्होंने कहा आईक्यू इक्वल टू, पेन बदलते हैं साथियों तो आसानी से थोड़ा अच्छा रहेगा, मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 100। इसके आधार पर उन्होंने कहा मैं आईक्यू का आकलन करना चाहिए। सूत्र दिया उन्होंने जो आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि किस आयु का व्यक्ति जीनियस रहता है, किसका सुपीरियर रहता है, किसका एवरेज से अबव रहता है, किस आईक्यू के लेवल का क्या क्या रहता है। तो आगे अगले पेज पर हम चर्चा करते हैं कि टर्मन महोदय ने क्या दिया, आईक्यू का सूत्र दिया। कौन सा सूत्र दिया ये भी आपको ध्यान रखना है कि मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 100। तो ये टर्मन महोदय ने सूत्र दिया था। इसके आधार पर उन्होंने बताया कि वास्तव में किसकी कितनी आईक्यू रहेगी तो आदमी कैसा रहेगा। तो कहते हैं 140 प्लस आईक्यू, पेन बदलते हैं तो थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ आएगा कि आईक्यू कितनी है। तो आईक्यू के आधार पर स्तर क्या है ये, अगर 140 प्लस है तो व्यक्ति जीनियस होता है। क्या होता है? जीनियस। फिर वो कहते हैं अगर वास्तव में 120 से 139 है तो सुपीरियर होता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो वो ये 110 से 119 है तो एवरेज से अबव, औसत से ऊपर, औसत से ऊपर होता है। आगे देखें अगर 90 से 109 होता है तो औसत होता है। यदि 89 से 80 तक होता है तो डल होता है, बैकवर्ड होता है, डल मंदबुद्धि। तो ये टेबल आपको ध्यान रहनी चाहिए, तो नहीं तो फिर आपसे यही क्वेश्चन आया है, एक बार नेट में भी आया है और अन्य परीक्षा में आया कि डल के लिए कितना बताया गया टर्मन ने, तो कितना बताया 80 से 89 के बीच में बुद्धि है तो कितना है आईक्यू है, तो बेसिकली मंद बुद्धि है। 140 वाला क्या है? 140 प्लस वाला जीनियस, 120 से 139 वाला सुपीरियर, 110 से 119 वाला औसत से ऊपर, 90 से 109 वाला औसत। तो ये बेसिकली उन्होंने अपना टर्मन महोदय ने पूरा विवरण दिया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान भी रहेगा तो अच्छे से आप कर पाएंगे। तो बहुत इजी है, कहीं टिपिकल नहीं है, लेकिन आप आसानी से इसको करने की कोशिश करना।
तो ये सूत्र भी और सवाल भी इस पर आधारित हो जाएंगे आपके कि मंद बुद्धि का लेवल इतना, आईक्यू लेवल, और सुपीरियर का इतना, और जीनियस का 140 प्लस है। तो ये है एवरेज कितना बताते हैं, 90 से 109। तो ये टर्मन महोदय का जो फार्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है। फिर एक बर्ट महोदय थे, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज किया इनकी टेबल में। टर्मन महोदय में बर्ट महोदय कहते हैं कि शिक्षक, वकील और डॉक्टर के लिए आईक्यू 150 प्लस चाहिए, जबकि प्रशासक के लिए कम चाहिए। प्रशासक के लिए कहते हैं कम भी चाहिए, प्रशासक के लिए तो 130 तक भी है तो काम चल जाएगा, कहता है। ये बेसिकली उन्होंने बर्ट महोदय ने कहा था। किसने कहा था? बर्ट महोदय का ऐसा कहना था कि बेसिकली प्रशासक तो कहीं ना कहीं 149 तक भी, 130 से 149 है तो भी काम चल जाएगा। तो ये बर्ट महोदय कहते हैं। तो ये भी आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब साथियों हम आगे आते हैं। अगला तीसरा, हमने पहला देखा कि बेसिकली कौन सा, कि बुद्धि परीक्षण आईटी, फिर देखा बुद्धि उपलब्धि आईक्यू, जिसके बारे में टर्मन महोदय ने और बर्ट महोदय ने विचार किए, और बेसिकली आईटी के बारे में किसने किए? बिने ने, अल्फ्रेड बिने ने किए थे। तो अब हम तीसरा देखते हैं संवेगात्मक या भावनात्मक बुद्धि। अब तीसरा बेसिकली चलते हैं, चर्चा करते हैं भावनात्मक बुद्धि पर। तो इसमें थोड़ा सा पेन बदलने की कोशिश करते हैं। भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको कहते हैं ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस। ईआई, ईआई क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है कि हर व्यक्ति के अंदर जो भावनाएं पाई जाती है, प्रेम की, घृणा की, और कहीं ना कहीं क्रोध की, इनको नियंत्रित करना, इनको नियंत्रित करना बेसिकली क्या है? भावनात्मक बुद्धि कहलाता है। कुछ लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ही नहीं कर पाते या दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते, इसका मतलब भावनात्मक बुद्धि नहीं है। अपनी भावनाओं को, जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध को नियंत्रित करना, और दूसरे को अनुरूप कहीं ना कहीं दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, उसके प्रेम और कहीं ना कहीं भय को समझते हुए व्यवहार करना भावनात्मक बुद्धि कहलाता है। जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है और दूसरे की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रयास में सफल हो जाता है, इसका मतलब उसमें भावनात्मक बुद्धि अधिक है। तो वास्तव में भावनात्मक बुद्धि के दो प्रकार देखने को मिलते हैं। तो पहला तो भावनात्मक बुद्धि क्या है कि मनुष्य अपनी भावनाओं, प्रेम है, घृणा है, क्रोध है, डर है, आदि का बुद्धि के अनुरूप प्रयोग करना। ये जो भावनात्मक बुद्धि है इसके भी दो रूप हैं। अंतः भावनात्मक बुद्धि, इनर इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई। इनर ईआई क्या है? जैसे हम अपने अंदर जो बेसिकली प्रेम, भय है, क्रोध है, उसको नियंत्रित करते हैं, तो अंतः भावनात्मक बुद्धि होता है। फिर है अंतर्व्यक्तिक, अंतर्व्यक्ति इंटरपर्सनल, अंतर्व्यक्तिक ईआई। तो ये इंटरपर्सनल है। इंटरपर्सनल में क्या होता है? दूसरे के संदर्भ में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, दूसरे के संदर्भ में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना अंतर्व्यक्तिक जो है वो कहलाता है बेसिकली ईआई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये साथियों क्या है, छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बेहतर ढंग से इसको समझ पाएंगे भावनात्मक बुद्धि को। अगर आपके अंदर ये भावनात्मक बुद्धि नहीं है तो आप
कभी ढंग से शिक्षण का कार्य भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं भावनात्मक बुद्धि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यानी कि आपको सिंपली क्रोध आ रहा है किसी बच्चे पर, आपको अंदर से आ रहा है, लेकिन आप क्लास में तो आपको क्रोध नहीं दिखाना है, आपको प्रेम दिखाना है, तभी आप पढ़ा पाएंगे। अगर आप वहां क्रोध दिखाएंगे तो आपके क्रोध से बच्चे डर जाएंगे। फिर बच्चे के साथ भी व्यवहार क्या करना है, उसकी भावनाओं को समझना है कि बेसिकली बच्चा है, छोटा है, उसकी अवस्था क्या है, उसी के अनुरूप उसके साथ व्यवहार करना है। चाहे आपको गलत लग रहा हो, लेकिन तो भी उसकी आयु को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना। यानी कि आपको पढ़ाते समय खुद पर गुस्सा आ रहा है या अंदर से कोई और घटना के कारण क्रोध आ रहा है, उसको नियंत्रित करना तो क्या है, अंतः भावनात्मक बुद्धि है। लेकिन जब किसी बच्चे पर गुस्सा आ रहा हो और उस समय आपको हंसना पड़ जाए, तो बेसिकली ये क्या है, इंटरपर्सनल ईआई है। तो ये दोनों प्रकार की क्षमताएं एक शिक्षक के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं कि मैं अब चाहे अंदर से दुखी हूं लेकिन इस समय हंस रहा हूं, तो ये क्या है, इंटरपर्सनल अंतर्व्यक्तिक है, क्योंकि मैं आपके साथ कांटेक्ट में हूं। समझ आ गया? तो ये ध्यान में रखना है, ये इंटरपर्सनल है कि मैं आपकी भावनाओं को ध्यान रखूं और मैं खुद को व्यक्त कर रहा हूं, तो ये क्या है, अंत्य भावनात्मक बुद्धि है। तो ये आपको छोटी-छोटी बातें सारी समझ आनी चाहिए। इसके बाद साथियों हम देखते हैं कि बेसिकली ईआई के बारे में और विद्वानों ने क्या-क्या विचार व्यक्त किए हैं, तो थोड़ा-सा वो भी हम काम करने की कोशिश करते हैं कि कौन-कौन करते हैं। सबसे पहले डेनियल बेल थे। डेनियल बेल बेसिकली ऐसी बातें व्यक्त करते हैं कि वो कहीं न कहीं उस पर चर्चा करते हैं। डेनियल बेल क्या कहते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। डेनियल बेल 1995 में ईआई पर विचार व्यक्त करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस पर, भावनात्मक बुद्धि पर विचार व्यक्त करते हैं। ये बात कहते हैं कि अगर किसी कार्य में ईआई से 80% सफलता मिलती है, 80% सफलता मिलती है, जबकि आईक्यू से 20% सफलता मिलेगी। इसलिए ईआई महत्वपूर्ण है, तो भावनाएं कहीं ना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, ऐसा डेनियल बेल अपने 1995 के अध्ययन में कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं कि ये भविष्य का, ईआई भविष्य का निर्धारण करती है, क्योंकि भविष्य का निर्धारण इसलिए करती है कि उसका व्यक्तित्व जो होता है फिर उसी प्रकार का बन जाता है, जो अपनी भावनाओं को निर्धारित करता है उसका फिर व्यक्तित्व भी वैसा बन जाता है और वो अपने अंदर सद्गुणों को आसानी से गुणों को ला भी सकता है। तीसरा वो कहते हैं कि महिलाओं में ईआई अधिक होता है पुरुषों की तुलना में, महिलाओं में जो है ईआई अधिक होता है, ऐसा भी डेनियल बेल कह देते हैं। तो आपको ये छोटी-छोटी बातें तो साथियों ध्यान रखेंगे, तभी आप आसानी से डेनियल बेल को पढ़ पाएँगे और आसानी से समझ पाएँगे। इसके बाद साथियों आपको छोटी-सी बात और ध्यान रखनी है कि आप अगर रख सकते हैं कि और विद्वान भी ऐसा विचार व्यक्त करते हैं कि एक जो अस्तित्ववादी थे किरगार्ड, वो भी कहते हैं। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अस्तित्ववादी विचारक थे। ये कहते हैं किसी व्यक्ति की पहचान भावनाओं से होती है। ये भी भावनात्मक बुद्धि की बात करते हैं कि किसी व्यक्ति की पहचान भावनाओं से होती है। फिर साथियों थॉर्नडाइक जो विद्वान थे, थॉर्नडाइक भी बेसिकली भावनात्मक बुद्धि को सामाजिक बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक बुद्धि। तो ये भी आप अगर ध्यान रख लेंगे तो बेटर रहेगा। वो भावना ईआई को क्या कहते हैं? सामाजिक बुद्धि। ईआई को सामाजिक बुद्धि कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, वो भी विचार व्यक्त करते हैं इनडायरेक्टली। तो आपको ये पता रहना चाहिए। फिर मेयर और स्लो बेसिकली क्या है, इसके अध्ययन के लिए, मापन के लिए एक पद्धति देते हैं। तो आगे ध्यान रखते हैं कि बेसिकली मेयर और स्लो इसके अध्ययन के लिए एक पद्धति देते हैं, तो वो भी आप अगर पता रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मियर तथा स्लो ईआई के मापन के लिए
मापन के लिए एक पद्धति देते हैं। क्या देते हैं? पद्धति। अब उस पद्धति का नाम है एमएसई, एमएससीई, एमएससीईआईटी। दोबारा लिख देते हैं, एमएससीईआईटी। अब इसका पूरा नाम क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। म्योर्सलो क्रॉस इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बेसिकली इस पद्धति का भी इन्होंने विकास किया था, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। अब इसके बाद आप अन्य पद्धतियों को भी देख सकते हैं, जैसे और पद्धतियां भी हैं। व्यक्तित्व परीक्षण वाली पद्धति है, तो व्यक्तित्व परीक्षण के संबंध में भी पद्धतियां आई हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। फिर उपलब्धि परीक्षण संबंधी पद्धतियां हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो उन पद्धतियों पर भी चाहें तो हम चर्चा करते हैं। तो बेसिकली देखते हैं व्यक्तित्व परीक्षण संबंधी पद्धतियां कुछ। तो इन पद्धतियों पर भी हम हल्का सा प्रकाश डालेंगे तो बेटर ढंग से कर लेंगे। तो जैसे है व्यक्तित्व परीक्षण में आत्मकथा विधि, केस इतिहा केस इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि। तो ये विधियां कहीं ना कहीं व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए काम आती हैं। तो इससे भी व्यक्तिगत भिन्नताओं का हमें जानकारी पता चल जाती है कि भाई कहीं ना कहीं साक्षात्कार लिया तो साक्षात्कार में पता चल जाता है वो चाहता क्या है और वो किस प्रकार से निर्णय लेता है। इन सब उसके सामाजिक आर्थिक साक्षात्कार विधि से सभी प्रकार की जो विविधता है उनको जाना जा सकता है। प्रश्नावली से बेसिकली प्रश्नों का एक समूह रहता है, वो उसको प्रदान करने से भी हमें वो भिन्नताएं पता लग जाती हैं। उसकी रुचि क्या है, बुद्धि का लेवल क्या है, और साथ में वो क्या चाहता है, उसका सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, उसका एजुकेशन लेवल क्या रहा है, वो किस पृष्ठभूमि से है। तो ऐसी चीजों से भी हमें कहीं ना कहीं सारी बातें पता लग जाती है। फिर इसमें निरीक्षण विधि भी आती है, समाज मिति विधि भी आती है। तो ऐसी विधियां भी हम अपना सकते हैं कहीं ना कहीं व्यक्तिगत विधियों को जानने के लिए। साथियों, इनका नाम भी अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपको काफी हद तक सफलता मिलेगी कि व्यक्तित्व परीक्षण की कहीं ना कहीं ये विधियां हैं। आगे साथियों हम दूसरा देखते हैं, आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो है अचीवमेंट परीक्षण को लेकर है, कि वास्तव में उपलब्धि परीक्षण को लेकर है। उपलब्धि परीक्षण ये भी व्यक्तिगत भिन्नता जानने का एक प्रकार है कि अचीवमेंट परीक्षण, एआई, ईआई नहीं है, ये एआई। अब ये भी दो प्रकार का रहता है। एक तो रहता है प्रमाणित परीक्षण, ऑथेंटिक टेस्ट, जो परीक्षण टेस्ट है, एटी कह सकते हैं इसको, टेस्ट। और दूसरा जो है शिक्षक द्वारा परीक्षण। अब इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करना बाकी है। प्रमाणित परीक्षण क्या होता है? प्रमाणित परीक्षण में क्या होता है, विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है। कठोर निर्देशों का पालन किया जाता है। प्रश्नों की संख्या भी निश्चित रहती है। समय भी निश्चित रहता है और पूर्व जांच करके तैयार किया जाता है। लेकिन अब इसमें समस्या यह है कि इसमें समय भी बहुत अधिक लगता है, धन भी खर्च होता है। लेकिन क्या है, गुणवत्ता इसकी अधिक रहती है। इसलिए क्या है
कि सामान्यतः जो परीक्षाएं होती हैं ऐसी कम ही होती हैं, वर्ष में 1-2 परीक्षाएं लेते हैं स्कूल में। इस प्रकार की जो प्रमाणित परीक्षण ज़्यादा नहीं होते। जनरली जो शिक्षक द्वारा परीक्षण है वही डेली रूटीन में रहता है, दिन प्रतिदिन में यही चलता है, शिक्षक द्वारा परीक्षण। क्योंकि इसमें खर्चा भी कम होता है, समय भी कम लगता है। लेकिन इस प्रकार के परीक्षण में शिक्षक तैयार करता है और प्रश्नों की संख्या भी शिक्षक निश्चित करता है, कितना समय भी शिक्षक निश्चित करता है। फिर ये भी 2 प्रकार का हो सकता है, विषय परक और वस्तु परक, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में लेखन पर ज्यादा ध्यान है, ऑब्जेक्टिव में वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तु परक क्वेश्चन भी दे सकता है। तो इस तरीके से देखा, उपलब्धि परीक्षण जो अचीवमेंट टेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं व्यक्तित्व भिन्नता जानने का, इसके माध्यम से हम पता लग जाता है कि वास्तव में कौन सा बच्चा किस स्तर पर कार्य कर रहा है। तो ये भी साथ में ये जो प्रमाणित परीक्षण का स्तर है जो विशेषज्ञ तैयार करते हैं, तो सबसे पहले उसमें भिन्नताएं देखते हैं कि ये किशोरावस्था के लिए कौन सी क्लास के लिए ये परीक्षण किया जा रहा है, फिर उसी के अनुरूप परीक्षण भी तैयार किया जाता है। तो शिक्षक भी जानता है कि मैं किस क्लास का परीक्षण कर रहा हूं, वो भी उसी हिसाब से तैयार करता है कि बच्चों ने अभी क्या पढ़ा है, किस लेवल पर चल रहे हैं, उसी के अनुरूप वो टेस्ट भी अरेंज करता है। फिर विषय परक और वस्तु परक भी परिस्थितियों के अनुरूप करता है। तो इससे कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में इन सब प्रकार के टेस्टों से जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब हम साथियों आते हैं कि अंतर्व्यक्तिक भिन्नता के अनुरूप जो शिक्षण विधियां हैं वो भी आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो आइए साथियों वो भी हम देखते हैं। अब कौन कौन सी विधियां हैं ये भी आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करना है। तो आपको पहला है प्रोजेक्ट प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट प्रणाली में ध्यान रखना है, पहली है प्रोजेक्ट प्रणाली। इसमें बेसिकली प्रोजेक्ट प्रणाली में करके सीखने पर बल दिया जाता है। जैसे बच्चा स्वयं गुड़िया बनाकर सीखता है या खिलौना बनाकर सीखता है, करके सीखना, तो इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। इसमें वो अपनी योजना का भी छात्र स्वयं निर्धारण करता है। योजना का भी स्वयं निर्धारण लर्नर करता है, निर्धारण छात्र स्वयं करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसे दिया किसने था? किलपैट्रिक जैसे विद्वानों ने कहते हैं इसे प्रस्तुत किया था। अगर ये भी ध्यान रह सकता है तो बेटर है। तो 3 बातें इसमें ध्यान रखनी है आपको कि बेसिकली करके सीखने पर बल दिया जाता है, इसमें योजना का निर्धारण स्वयं छात्र ही करता है, और फिर साथ में किलपैट्रिक महोदय ने इसे प्रस्तुत किया था, शिक्षक इसमें पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। फिर है डाल्टन प्रणाली। डाल्टन प्रणाली, जो डाल्टन प्रणाली साथियों है ये भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा की प्रणाली है, जिससे कहीं ना कहीं जो है बच्चे की किस प्रकार का बच्चे का स्टेटस है उसी के अनुरूप कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा पर बल भी दिया जाता है। डाल्टन प्रणाली के बारे में कहते हैं कि इसमें योग्यता और बुद्धि के अनुरूप शिक्षा दी जाती है। जैसा योग्य होगा, बुद्धि होगी, उसी के अनुरूप शिक्षा देने की बात इसके अंदर की जाती है। तो ये है। और इसमें ये भी छूट रहती है कि बच्चा चाहे तो पूरे दिन में एक ही विषय पढ़े, अगर उसको लगता है कि मैथ ही मैथ पढ़नी है तो एक ही विषय पढ़ सकता है, ये छूट है बच्चे को। एक विषय पूरे दिन भर पढ़ सकता है, ये नहीं अलग अलग पीरियड नहीं लगाए जाते। भाई उसकी जिसमें रुचि लगती है तो उसको छूट मिलनी चाहिए। कोई ज्यादा इंटरेस्ट लेता है कि आज उसका मन कर रहा है मैथ पढ़े तो मैथ ही पढ़ेगा, आज उसका मन कर रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदी पढ़े तो हिंदी पढ़ेगा, आज उसका मन कर रहा है पॉलिटिकल साइंस पढ़े तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा, अगर आज उसको मन करता है कि मुझे भौतिक विज्ञान पढ़ना चाहिए तो भौतिक विज्ञान पढ़ेगा। तो एक विषय को पूरे दिन पढ़ने की छूट भी कहीं ना कहीं इसको अंदर प्रदान की जाती है। इसमें जो है पार्ल हर्स्ट महोदय ने ये प्रणाली जो दी थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद साथियों अगली प्रणाली जो है उसको भी ध्यान रखते हैं कि जो प्रणाली जो आती है विनेटिका प्रणाली है। क्या है? विनेटिका। विनेटिका प्रणाली ये भी एक महत्वपूर्ण प्रणाली है शिक्षण की। तो इसमें भी क्या है, छात्र की जो स्थिति है उसी के अनुरूप शिक्षा देने का इसमें काम किया जाता है। इसमें कर्मिक रूप से व्यक्ति पढ़ना जारी रहता है, कर्मिक रूप से। इसमें सीक्वेंस पर ज्यादा ध्यान रहते हैं।
भाई क्या क्या पढ़ेगा, पहला स्टेप कैसे पढ़ेगा, फिर दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने पर बल दिया जाता है कि पहले पहला चैप्टर पढ़ना है, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ना है, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ना है, ऐसे। तो इसमें क्या है, फिर जो छात्र है अपना परीक्षण भी स्वयं कर लेता है। तो वो फिर बेसिकली क्या है, अगली प्रणाली एक डेक्रोली प्रणाली है जो डॉक्टर डेक्रोली ने दी थी। तो इस पर भी ध्यान रखना है कि डेक्रोली प्रणाली भी बेसिकली बालक को क्या है, उसके जीवन से क्या शिक्षा मिलती है इसके अनुरूप है, कि वास्तव में जीवन से शिक्षा दिलाने पर बल देते हैं। ये जो है डेक्रोली प्रणाली जीवन से शिक्षा मिलती है, इस मूल मंत्र पर कार्य करती है। इसलिए इसमें बालक को शिक्षा देते समय बेसिकली क्या किया जाता है, माता पिता का सहयोग लिया जाता है और साथ में इसमें सह शिक्षा पर भी बल दिया जाता है। तो डेक्रोली मोदे ने कहा कि जीवन ही सबसे बड़ा जो है एक पाठ्यक्रम है, हर व्यक्ति को अपने जीवन से सीखना चाहिए। इसलिए डेक्रोली प्रणाली में जीवन से शिक्षा मिलती पर ज्यादा बल दिया जाता है। कहते हैं व्यक्ति को खुद का जीवन जो है उसी के अनुरूप कहीं ना कहीं शिक्षा मिलती है। तो उसके जीवन के बारे में तलाश कीजिए, वो अपने जीवन के अनुरूप उसका पाठ्यक्रम निर्धारित कीजिए, वो अपने आप कहीं ना कहीं सीखना शुरू कर देगा। डेक्रोली प्रणाली के बाद है कि बेसिकली गार्डन, विंटर गार्डन प्रणाली। तो किंडर गार्डन प्रणाली में क्या होता है ये भी ध्यान रखना है, किंडर गार्डन प्रणाली भी ध्यान रख लेते हैं। किंडर गार्डन प्रणाली में शिक्षक को तो माली माना जाता है और बच्चे को छोटा पौधा माना जाता है। तो बच्चा एक पौधा है, जिस प्रकार से माली पौधे का विकास करता है, उसको सींचता है, लगाता है, धीरे धीरे विकास करता है, ऐसी शिक्षा का काम है बच्चे का सने सने विकास करना। तो ये बेसिकली किंडरगार्टन जो है, तो इसमें कोमलता के अनुरूप धीरे धीरे सने सने पढ़ाने पर ज्यादा बल दिया जाता है। फिर एक मांटेसरी प्रणाली भी है जो मंद बुद्धि बच्चों के लिए है, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ पेन बदल कर, कलर बदल कर, मांटेसरी शिक्षा प्रणाली। ये बेसिकली मंद बुद्धि बालकों के लिए है। इसमें श्रवण पर, स्पर्श पर, घरेलू उपकरणों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। भाई सुनाने से, स्पर्श करके बताने में, घरेलू उपकरणों के माध्यम से और कहीं ना कहीं ग्रहण शक्ति से, सूंघने की शक्ति से, इनके माध्यम से बच्चे को शिक्षा दी जाती है, क्योंकि मंद बुद्धि बच्चे के लिए ये, तो ये मंद बुद्धि बच्चे पर आधारित शिक्षा है। तो मांटेसरी प्रणाली, तो आपसे पूछेगा मंद बुद्धि बच्चे के लिए कौन सी प्रणाली है, तो बेसिकली मांटेसरी प्रणाली है। तो ये ध्यान में रख लेना। तो जीवन से शिक्षा वाली कौन सी है, डकरोली है। विनेटिका कर्मिक रूप से पढ़ने पर बल देती है। किंडरगार्टन में किसमें माली और बच्चे को क्या पौधा कहा गया है, तो किंडरगार्टन प्रणाली। तो ये छोटी छोटी बातें आपको अगर ध्यान रहेंगी तो आप आसानी से अंतर व्यक्तिक भिन्नता से अनुरूप जो शिक्षण विधियां हैं उनको भी आप जान सकते हैं। अब साथियों मैं आपको पीपीटी के माध्यम से सारी चीजें बता देता हूं, आप जाना नहीं है, लेकिन अब पीपीटी पीडीएफ में मैं थोड़ा सा तेज भी चलूंगा क्योंकि मैंने आपको बोर्ड पर बताया है, लेकिन साथ में कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे, आप क्वेश्चन भी देखना है साथियों। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है कि वो कंटिन्यूटी में करने की कोशिश करते हैं कि पहले हम अपने टॉपिक पर ही आते हैं। सबसे पहले व्यक्तिक भिन्नताएं। अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती। अधिगमकर्ता का मतलब यहाँ लर्नर से है, विद्यार्थी से है, तो उसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो उन भिन्नताओं को जाने बिना हम अच्छा कार्य नहीं कर सकते, उनका विकास नहीं कर सकते। इसलिए व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्किनर मोदे क्या कहते हैं कि व्यक्तिक भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व की उन सभी पहलुओं से है जिनका हम मापन व मूल्यांकन कर सकते हैं। ऐसा बेसिकली स्किनर मोदे कहते हैं। टाइलर क्या कहते हैं, शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि आदि लक्षणों में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं उनको व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। इसके बाद साथियों हम आगे देखते हैं। आगे भी आपको सारी बातें ध्यान रखनी है कंटिन्यूटी में। तो आगे चलते हैं। तो आगे व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार क्या क्या हैं। पारिवारिक व सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भिन्नता, आयु के आधार पर भिन्नता। आयु के आधार पर मैंने कहा ना बाल्यावस्था है कि वास्तव में किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था है। लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं वो कि भावनात्मक रूप से, बुद्धि के आधार पर, आईक्यू के लेवल क्या है उसके आधार पर, शैक्षणिक वातावरण कैसा रहा है, घर में माहौल है पढ़ने का, स्कूल में भी माहौल है या नहीं है, संवेग के आधार पर वो शांत स्वभाव का है या चिड़चिड़ा है। तो इसके आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताएं
पाई जाती हैं। फिर व्यक्तित्व के आधार पर भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। फिर व्यक्तिक भिन्नता के कई कारण भी रहते हैं, वंशानुकरण भी रहता है, वातावरण भी रहता है, आयु, बुद्धि और परिपक्वता भी रहता है। तो इस प्रकार से ये छोटी-छोटी बातें आपको सारी स्मरण रहनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बहुत सरल आएगा। फिर व्यक्तिक भिन्नता के मापक क्या हैं? सबसे पहले है इंटेलिजेंस टेस्ट, आईटी जो है वो ध्यान में रखना है आपको कि भाई आईटी में क्या कहते हैं, कौन से विद्वान हो। बुद्धि परीक्षण का विचार कहते हैं फ्रांसीसी विद्वान अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले दिया था। इन्होंने 1908 में मेंटल एज, मानसिक आयु का विचार दिया था। फिर बेसिकली दूसरा है कि बेसिकली बुद्धि उपलब्धि, सेकंड जो वे है वो है बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोटेंट तो का विचार टर्मन ने दिया था और उन्होंने सूत्र भी बताया था। सूत्र क्या बताया था? बुद्धि लब्धि क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। फिर टर्मन और बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण भी करते हैं और कहते हैं जिसके अंदर आईक्यू लेवल जो है 140 प्लस है वो जीनियस है, ठीक है ना, वो क्या है? जीनियस। और जो 120 से 39 तक जिसका आईक्यू है सुपीरियर है। जो 110 से 119 है वो एवरेज से ऊपर है, औसत से ऊपर है। जो 90 से 109 है वो एवरेज है। जो 80 से 79 है डल है, बैकवर्ड है। तो ये पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, कम से कम ये 3 एवरेज वाला तो ध्यान रखना है कि भाई 80 से 89 तक डल वाला है, 90 से 109 एवरेज वाला है, 110 से 119 अबव एवरेज वाला है। ये कई बार पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये सूत्र भी अगर ध्यान रख सकते हैं तो बेटर ढंग से आप याद कर सकते हैं इसको। आगे चलते हैं। बर्ट मोदे क्या कहते हैं? डॉक्टर, वकील और अध्यापक के लिए आईक्यू 150 प्लस होने चाहिए। प्रशासक के लिए 130 से 149 आवश्यक है। फिर आगे देखते हैं भावनात्मक बुद्धि। भावनात्मक बुद्धि क्या होती है? मैंने कहा कि सिंपल अपनी भावनाएं, जो प्रेम है, क्रोध है, दया है, करुणा है, ये जो भावनाएं हैं इनको किस प्रकार से हम नियंत्रित करके बुद्धि के अनुरूप कार्य करते हैं, उसे कहते हैं भावनात्मक बुद्धि। अब कुछ लोग कहाँ क्रोध दिखाना है ये भी जानते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं चलता, कहीं भी गुस्सा प्रकट कर देते हैं, उससे उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो क्रोध कहाँ प्रकट करना चाहिए? बुद्धि के अनुसार, जहां आपके लिए लाभकारी हो। प्रेम भी, आप कई जगह गलत जगह प्रेम व्यक्त करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए दुष्कर हो सकता है। प्रेम कहाँ व्यक्त करना है ये भी ध्यान रखना है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो आपके अंदर भावनाएं हैं इनको नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है तो उसके अंदर भावनात्मक बुद्धि भी अधिक होती है और फिर वो अपने लक्ष्य में प्राप्ति भी आसानी से कर लेता है। तो कहते हैं कि वास्तव में जो किरगार थे अस्तित्ववादी, वो कहते हैं कि मनुष्य की पहचान ही भावनाओं से होती है। फिर थांडाइक भी बेसिकली भावनात्मक बुद्धि और उसको सामाजिक बुद्धि के समान मानते हैं। फिर 1985 में पाइनी ने सर्वप्रथम कहते हैं ईआई शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? पाइनी ने। तो ये भी थोड़ा साथियों ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा। फिर डेनियल जो गोलमैन है वो ईआई का 1995 में अध्ययन करते हैं और वो क्या कहते हैं? ईआई से 80% और आईक्यू से 20% सफलता निश्चित होती है। अगर कोई व्यक्ति ईआई का प्रयोग करता है, संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग करता है, तो समझो 80% जीवन में सफल होगा, उस कार्य में सफल होगा, जबकि आईक्यू से सफलता 20% होती है। फिर कहते हैं ईआई भविष्य का निर्धारण करती है। फिर ईआई महिलाओं में अधिक होती है। फिर कहते हैं ईआई के 2 प्रकार हैं, एक तो प्रशिक्षण द्वारा विकसित होती है, दूसरा जन्मजात होती है। तो देखो साथियों, जन्मजात तो जिसके अंदर जो है तो हमें प्रशिक्षण द्वारा विकसित करें तो ज्यादा बेहतर ढंग से कार्य कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। मेयर तथा स्लोव ने ईआई को मापने के लिए विधि दी थी जिसे क्या कहते हैं? MSCIIT, मेयर स्लोव क्रॉस इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये भी ध्यान रखना कि मेयर तथा स्लोव ने विधि दी थी। किसने दी थी? एक क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता रहना चाहिए। तीसरा फिर साथियों है व्यक्तित्व परीक्षण की विधि। व्यक्तित्व परीक्षण की जो विधि है उसमें काफी विधियां आती हैं, जैसे आत्मकथा विधि, सेल्फ हिस्ट्री मेथड। कुछ लोग अपनी आत्मकथा विधि लिखते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं पता चलता है उसका व्यक्तित्व कैसा है। साक्षात्कार विधि से भी पता लग जाता है उसकी वातावरण क्या है, बुद्धि लेवल क्या है, उससे भी जानकारी। केस इतिहास विधि, अगर हम किसी गहन परिवार का, किसी घटना का गहन अध्ययन करते हैं, ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि उन लोगों का बुद्धि और वातावरण का, व्यक्तित्व का क्या भिन्नताएं हैं उस समाज में और अन्य समाजों में। आगे साथियों चलें तो प्रश्नावली विधि से पता लग जाता है। अगर कोई प्रश्नों का एक समूह रहता है प्रश्नावली विधि में तो अलग अलग उससे जो अध्ययन करता रहते हैं उनसे भरवाया जाता है, यहाँ अधिगम कर्ताओं से भरवाया जाएगा तो वो अपने आप व्यक्त कर देंगे उनकी रुचि किसमें, तो उससे आपका उनका
व्यक्तिक भिन्नता भी पता लग जाती है। कुछ लोग कहेंगे अंगूर खाना पसंद है, कुछ कहेंगे खेलना पसंद है, कुछ कहेंगे पढ़ना पसंद है, कोई कहेंगे गाना पसंद है। तो उससे उनकी कहीं न कहीं व्यक्तिक भिन्नताएँ भी पता लग जाएँगी। तो भई वो चाहते क्या हैं और उनका स्टैंडर्ड क्या है। निरीक्षण विधि, जब कोई वास्तव में निरीक्षण करते हैं, किसी की जाँच करते हैं तो भी पता चल जाता है। समाज मिति विधि और कर्म निर्धारण विधि से भी व्यक्तिक भिन्नताओं की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे साथियों चले, उपलब्धि परीक्षण विधि क्या है, वो भी ध्यान रखना है। अचीवमेंट जो टेस्ट है वो डगलस व होलैंड उपलब्धि परीक्षण के इस प्रकार बांटते हैं। ये डगलस व होलैंड ने बेसिकली दिया था, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो बेटर रहेगा। एक प्रमाणित परीक्षण और एक शिक्षक द्वारा। तो मैंने आपको बताया भी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, जो प्रमाणित परीक्षण है विशेषज्ञों द्वारा निर्मित होता है। इसमें कठोर निर्देशों का पालन करना पड़ता है और इसमें प्रश्नों की संख्या भी क्या रहती है, अधिक रहती है। निश्चित समय में निश्चित प्रश्नों की संख्या रहती है, पूर्व जांच। लेकिन साथियों कमी क्या है इसमें, इसमें धन और समय अधिक खर्च होता है। धन व समय अधिक खर्च होता है। तो रोज-रोज इस प्रकार का टेस्ट नहीं लिया जा सकता। ये आप वार्षिक और अर्धवार्षिक की इस प्रकार की परीक्षाएँ हो सकती हैं। जबकि जो शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण है, वो रोज भी लिया सकता है, शिक्षक ही निर्मित करता है, सामान्य निर्देश होते हैं। प्रश्नों की संख्या भी शिक्षक निर्धारित करता है। ये भी 2 प्रकार का हो सकता है, विषय परक और वस्तु परक। भई लिखने का भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने का ऑब्जेक्टिव, जैसे आपका क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो किसी प्रकार का हो सकता है। तो आगे देखें, व्यक्तिगत भिन्नताएं व पाठ्यक्रम व शिक्षक तकनीक। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्धारण अलग अलग प्रकार से किया जाता है। बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, अर्थात आयु के आधार पर पाठ्यक्रम होता है। फिर मंदबुद्धि बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, अपराधी बालकों के लिए भी पाठ्यक्रम अलग अलग होता है। तो साथियों देखो, जो है बुद्धि के आधार पर और आयु के आधार पर पाठ्यक्रम रहता है। फिर सामाजिक वातावरण के पर भी निर्भर करता है कि भाई किस स्टेट से, किस संस्कृति से डिपेंड करते हैं, वो कौन सा मैटर समझ सकता है बच्चा। तो उसी के अनुरूप देखा जाए वातावरण का भी पाठ्यक्रम पर प्रभाव पड़ता है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप रूप क्या है हम, कि बेसिकली पाठ्यक्रम में भी उसी के अनुरूप निर्धारित किया जाता है। फिर शिक्षक तकनीक भी कहीं ना कहीं जो है कि जो शिक्षक तकनीकें हैं वो भी कहीं न कहीं बालक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। भई अधिगमकर्ता कैसा है, विद्यार्थी कैसा है, उसी के अनुरूप हमें शिक्षण विधि भी अपनानी चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट प्रणाली कहाँ अपनाई जाती है, कहते हैं अमेरिका में शुरुआत हुई थी, किलपैट्रिक में। इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। अब छोटे बच्चों को यही चित्र बनाना, गुड़िया, छोटा बच्चा है तो प्रोजेक्ट प्रणाली ज़्यादा लाभकारी होती है। किलपैट्रिक ने दी थी। और इसी प्रकार से डाल्टन प्रणाली जो हेलेन पार्कहर्स्ट ने दी है, तो इसमें क्या है, योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य किया जाता है। तो ये जैसे थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए यूज की जा सकती है, वो पूरे दिन एक विषय भी पढ़ सकता है, परंतु सभी कार्य निश्चित अवधि में पूरा करना है। इसमें शिक्षक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। तो अब जैसे किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में इस प्रकार की प्रणाली काम में लाई जा सकती है। इकाई या विनटिका प्रणाली में क्या होता है, इसमें छात्र पूरे पाठ्यक्रम को क्रमिक रूप से पढ़ता है। तो बालक अपना परीक्षण भी अपना स्वयं करता है, ये शिक्षक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। ये भी किशोरावस्था या अपना प्रौढ़ावस्था में काम ली जा सकती है, ये पद्धति भी। आगे देखते हैं साथियों कि डेक्रोली प्रणाली, इसका ओविड डेक्रोली जन्मदाता है। इसमें बालक उसके जीवन से सीखता है। तो ये प्रणाली भी जीवन के अनुरूप छोटे बच्चों में ज्यादा काम आ सकती है। विशेष वातावरण के बच्चों को शिक्षित करने के लिए वह प्रणाली काम आ सकती है। इसमें सह शिक्षा भी दी जाती है और माता पिता की सहायता भी ली जाती है। किंडरगार्टन प्रणाली भी छोटे बच्चों के लिए ज्यादा उपयुक्त रहती है, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में भी अपना सकते हैं। इसको फ्रोवेल इसके जन्मदाता थे। किंडरगार्टन में क्या है, बच्चों का बगीचा, किंडरगार्टन का मतलब ही कहीं ना कहीं बगीचा रहता है। किंडरगार्टन बच्चों का बगीचा रहता है। इसमें शिक्षक को माली और बच्चे को कहीं ना कहीं पौधा समझा जाता है। इस प्रणाली में खेल खेल में ही सब कुछ सिखाया जाता है। तो ये प्रणाली भी कहीं ना कहीं अधिक उपयोगी उन बच्चों के लिए जो रुचिकर नहीं है, कहीं ना कहीं पढ़ाई से दूर रहते हैं, वहां पर यह प्रणाली लाभकारी सिद्ध हो सकती है। फिर मॉन्टेसरी प्रणाली जो है, ये डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी ने दी थी। मंदबुद्धि बच्चों के लिए इसमें दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद, घरेलू उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। फिर एक प्रणाली और है ह्यूरिस्टिक विधि। इसमें बालक स्वयं अध्ययन द्वारा ही ज्ञान की खोज करता है। ये भी उस श्रेणी के जो बच्चे हैं, जो प्रौढ़ावस्था में रिसर्च वाले बच्चे हैं, उनके लिए ज्यादा उपयोगी है। अमरस्टांग इसे प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने विभिन्न प्रणालियां बताई, लेकिन साथियों अब हमें क्वेश्चन भी कुछ करने हैं। तो क्वेश्चनों पर आते हैं जल्दी से। तो देखते हैं संबंधित प्रश्न। एक लड़के में मारपीट, खेलकूद पसंद करते हैं, लड़कियां वस्त्र व घरों के काम में ध्यान लगाती हैं, विभेद कहलाता है।
ए सीखने में भेद, ब योग्यता संबंधी भेद, स रुचि संबंधी भेद, द इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा रुचि संबंधी भेद। तो अगला चलते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है। दो व्यक्ति समान नहीं होते, व्यक्तिक भिन्नताओं का मापन संभव है, व्यक्ति विभिन्नताएं सार्वभौमिक हैं, व्यक्तिक विभिन्नताएं केवल जन्मजात होती हैं। तो देखो नहीं है, पढ़ना है तो जन्मजात नहीं होती हैं, तो वातावरण पर भी निर्भर करती है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन में, छात्रों के वर्गीकरण करने में, शिक्षण विधि के चयन में। तो सभी में सहायता मिलती है, इसका आंसर द है। इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, आप आसानी से सोच के समझ के इसको करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो साथियों, प्रतिभाशाली बालक होते हैं जन्मजात, आनुवांशिक, जन्म के बाद वातावरण। प्रतिभाशाली जो हैं वो ज्यादातर जन्मजात ही होते हैं, तो इसमें आंसर साथियों यही बैठेगा, बाकी इसमें कोई बैठता नहीं। अब इसमें मौलिकता का गुण पाया जाता है। मौलिकता जो ओरिजिनलिटी का गुण है, प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में, धनी परिवार के बालकों में, बुद्धिजीवी माता पिता के बालकों, ये सृजनशील जो क्रिएटिव माइंड के रहते हैं उनमें मौलिकता पाई जाती है, वो नया चीज करने की सोचते हैं, इसलिए सृजनशील बालकों में। सामान्य बालक की बुद्धि क्या रहती है? 90 से 110, मंद बुद्धि तो 80 से 89 है, तो इसका आंसर भी क्या है? 90 से 110 हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 90 से 110। ये मंद बुद्धि का डल का क्या है? 80 से 89। आगे चलते हैं साथियों, मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण आईक्यू टेस्ट भारत में पहली बार किसके द्वारा किया गया था? ये भी बेटा साथियों मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। पीएन मेहरोत्रा ने किया था मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण आईक्यू टेस्ट भारत में पहली बार, भारत में पीएन मेहरोत्रा ने किया है। ये थोड़ा सा अद्भुत क्वेश्चन है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन नेट में और अन्य परीक्षाओं में ज्यादा आने की उम्मीद रहती है, तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप स्मरण कर लीजिए, तथ्यात्मक है। अगला है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है फैजाबाद, इलाहाबाद, शाहबाद, हैदराबाद। ये भी तथ्यात्मक क्वेश्चन है, मैंने इसलिए डाला है कि आप इसको थोड़ा सा जान सकें। तो हैदराबाद में है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मंगोलिज्म होता है मानसिक रोग है, समस्यात्मक बालक है, किशोरापराध है, मंद बुद्धि है, तो मंद बुद्धि से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, स्मरण रहना चाहिए साथियों। फिर मानसिक रूप से दुर्बल बालकों का पता लगाने के लिए सैगुन फार्म बोर्ड परीक्षण को किसने विकसित किया? ये सैगुन फार्म बोर्ड को जो मानसिक रूप से दुर्बल बालकों के लिए किसने विकसित किया? सीएम भाटिया ने विकसित किया। तो ये भी साथियों आपको जानकारी होनी चाहिए। साथियों मैंने आज आपको अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं बताई, आशा है आपको समझ आएंगी। प्लीज कमेंट कीजिए और सकारात्मक जवाब दीजिएगा, कहीं कमी रही है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैंने कोशिश पूरी अच्छे से की है। अब आगे वीडियो अच्छे से बनाएंगे। तो मैंने पिछले वर्ष भी पूरी वीडियो बनाई थी, कुछ लोग देख पाए, कुछ नहीं देख पाए, कोविड का काल था, लेकिन इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, तो मैं यूट्यूब पर भी आपको पूरी अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन कोर्स तो ऐप पर रहेगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एडी शर्मा एनएलएम एजुकेशन जो ऐप है, ये लोगो रेड कलर का है, इसको तुरंत डाउनलोड कर लें और इस पर आपको ये कोर्स अवेलेबल भी होगा और बहुत सस्ते रेट पर होगा। और उसमें कुछ वीडियो अनलॉक भी रहेंगी, जो वीडियो आपको मान लो यूट्यूब पे नहीं दिखती है तो वहां आपको दिखाई देगी। इसलिए आप ऐप भी डाउनलोड करें और साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदाई चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।